नमस्कार। आज हम जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज नंबर 9 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले 8 टेस्ट सीरीज हो चुका है और 9 का पहला भाग भी हो चुका है। ठीक है, आज 9 का दूसरा भाग होगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन इसमें है आज, निम्नलिखित में से किन समितियों का गठन गरीबी रेखा के आकलन के लिए किया गया है? तो वह आपके लकड़वाला समिति या तेंदुलकर समिति या श्री रंगराजन समिति या अलग समिति के किया गया है। जो इसका आंसर होगा वो आपका है सी, मतलब लकड़वाला समिति और उसके बाद तेंदुलकर समिति, श्री रंगराजन समिति, तीनों है। अलग समिति जो है आपका नहीं। इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सभी समितियों का गठन भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना जो आपका हुआ है 1980 से लेके 1985 के बीच हुआ है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी निर्धारण किया जाता रहा है। गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां निम्न हैं। अलग समिति कब बनी थी? तो 1977 में। लकड़वाला समिति 1989 में, तेंदुलकर समिति 2005 में, श्री रंगराजन समिति जो है 2012 में। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के नियोजित विकास से संबंधित सर्वोदय योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो वह आपके जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब सरकार पंचवर्षीय योजना को लागू करने की तैयारी कर रही थी, तब भारत के नियोजित विकास का एक खाका प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने 1950 में 1950 में प्रस्तुत किया। इसे सर्वोदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की मूल प्रेरणा गांधीवादी पद्धति का सामुदायिक संरचनात्मक कार्य तथा ट्रस्टीशिप था। अगला क्वेश्चन, द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह आपके एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी सही है। यह पुस्तक 1934 में प्रकाशित हुई थी और भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा प्रस्तुत करने का श्रेय एम विश्वेश्वरैया को जाता है। इस रूपरेखा का उल्लेख इनकी इस पुस्तक में मिलता है। यह लोकप्रिय अभियंता और मैसूर राज्य के पूर्व दीवान थे। अगला क्वेश्चन आपका है, बम्बई योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई है? तो वह आपको 1944 में, ऑप्शन डी सही है। यह प्लान भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक वर्ग ने तैयार किया था। इसमें भारत के आर्थिक विकास की योजना की रूपरेखा तैयार करने वाला एक संक्षिप्त विज्ञापन तैयार किया गया था। इस प्लान में शामिल पूंजीपति निम्नलिखित थे, जो आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, लाल श्रीराम, कस्तूराबाई, लाल भाई एडीएफ और आदेशी दलाल शाहजहान मथाई थे। अगला क्वेश्चन आपका है, पंचवर्षीय योजना, एक साइड आपका है लक्ष्य, दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे रिलेटेड है? आप वो है आपका उद्दीकरण बल से, ऑप्शन सही। और चौथी पंचवर्षीय योजना किससे रिलेटेड है? तो आपका है वो स्थायित्व के साथ विकास। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है आपका गरीबी उन्मूलन, पांचवा। और 11वीं पंचवर्षीय योजना से सतत विकास के उदाहरणों की प्राप्ति। इसके हिसाब से जो आंसर होगा आपका है डी। अगला क्वेश्चन आपका है, एक साइड आपका है सूची, दूसरी साइड भी सेकंड सूची, समितियां संबंधित क्षेत्र।
इसमें भी पूछ रहा है मिलान करने के लिए। इसे वागलू समिति किससे रिलेटेड है? तो ये आपके भारत में मुद्रा बाजार। उसका राजा चलैया समिति किससे रिलेटेड है? तो ये आपका कर सुधार से। तारापुर समिति किससे रिलेटेड है? तो पूंजी खाता परिवर्तन से। उसके बाद नरसिंघम समिति किससे रिलेटेड है? तो वो आपका है वित्तीय क्षेत्र से सुधार। इसके हिसाब से जो आंसर होगा आपका है सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश के द्वारा किया गया है? वो है आपके सिंगापुर। ऑप्शन ए से पूछने के भी चांस ज्यादा है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत सिंगापुर कितना, तो 27.08% प्राप्त हुआ है। इसके बाद यूएसए 17.94%, फिर इसके बाद आता है मॉरिशस का 15.98%। अगला क्वेश्चन, निजी कंपनियों और पीएसयू के लिए क्रमशः सेबी द्वारा अनिवार्य न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता एमपीएस क्या है? वो है आपके ऑप्शन डी 25% और 10%। अब ये क्या होता है, सेबी द्वारा निजी कंपनियों के लिए एमपीएस 2.5%, पीएसयू के लिए 10% निर्धारित की गई है। एमपीएस और आर्थिक उपाय है कि आय में बदलाव के चलते बचत कैसे बदलती है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है आपके बी, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि सभी राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदारी कौन सा देश था? तो वह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि अमेरिका से भारत का व्यापार 37 मिलियन मतलब 57,632.37 मिलियन डॉलर रहा है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो है आपके 2000 में। ऑप्शन सी सही है। यह एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो असंबद्ध गांवों को अच्छी बारहमासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य योजना बनाने और समन्वय करने के लिए शीर्ष निकाय निम्नलिखित में से कौन है? तो वह आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ऑप्शन ए सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारतीय कृषि शिक्षा एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य योजना बनाने और समन्वय करने के लिए शीर्ष निकाय है। ICAR कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा एकत्र किए जा रहे हैं? वो है आपके राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। गरीबी का मूल्यांकन उपभोग व्यय आधार पर लगाया जाता है। 23 मई 2019 को भारत सरकार ने NSSO को और CSO को विलय की मंजूरी दे दी थी। अगला है, संपूर्ण रोजगार की स्थिति में भी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा कर हो सकती है? तो वह आपके आवर्ती बेरोजगारी। ऑप्शन सी सही है। आवर्ती बेरोजगारी क्या है? तो आशा है कि जब मांग में कमी होती है तो उत्पादन में भी शिथिलता आ जाती है और मांग में
कमी के कारण लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। उदाहरण के लिए मंदी जैसे आ जाता है। अगला क्वेश्चन, माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर होती है, वो है आपके ए गुणोत्तर। ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस के अनुसार जनसंख्या दुगनी रफ्तार से बढ़ती है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32। इसे गुणोत्तर जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जबकि संसाधनों में वृद्धि सामान्य गति से होती है। इसका वर्णन माल्थस ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनडीबी का उद्देश्य ब्रिक्स या अन्य विकासशील देशों और उभरते बाजारों में सतत विकास परियोजना एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है, तो सही है। एनडीबी का स्थापना के लिए हस्ताक्षर 2022 नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स सम्मेलन में किया गया था। ये आपका है जो गलत है, क्योंकि एनडीबी स्थापना विचार जो है 2012 में नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स सम्मेलन में पेश किया गया था। कि संधि हस्ताक्षर छठे ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील 2014 में किया गया था। सम्मेलन 2014 में किया गया था। इसके हिसाब से ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, काल मनी अधिकतम कितनी अवधि के लिए उधार ली जाती है? वो है आपके 15 दिन, लगभग 15 दिन के लिए। मुद्रा बाजार में काल मनी वह मुद्रा है जो बहुत कम समय अर्थात 1 दिन के लिए उधार ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वो है आपके राजाध्यक्ष समिति, ऑप्शन बी सही है। सन 1953 में राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों पर भारतीय विमान उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप क्रमशः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांगों को कवर करने के लिए इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडियन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तम पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? वो है आपके बी कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय ने कोयला गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक ऐप या पोर्टल को लॉन्च किया, जिसे उत्तम अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी या बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ मॉडल कोल कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु अप्रसार संधि के हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है? वो ऑप्शन है जिसमें भारत भी है, इजराइल भी है, उसके बाद दक्षिण सूडान, कनाडा नहीं है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, भारत। उसके बाद इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कनाडा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? वो है आपके 2012 में, ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति जो है 13 मई 2012 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। 2015 में प्रारंभ किया गया ग्लोबल बिजनेस समिट किस समूह की एक पहल है? वो है टाइम्स का। ग्लोबल बिजनेस समिट 15 जनवरी 2015 को टाइम्स ग्रुप द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से किस दर पर कैसे उधार लेते हैं? वह है रेपो रेट। रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से पैसे उधार लेते हैं। धन की कमी की स्थिति में रेपो रेट का उपयोग
मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनांकिकी लाभांश तात्पर्य है, वो है आपकी जनसंख्या में कार्यकारी जनसंख्या की अधिकता। ऑप्शन बी सही है। काम करने वाले लोगों की संख्या और उन पर आश्रित लोगों की संख्या का एक ज्ञात अनुपात जितना अधिक होगा, आर्थिक उत्पादन इससे या इससे मदद मिलेगी। अतः जनसंख्या में कार्यकारी जनसंख्या की अधिकता जनसांख्यिकी लाभांश कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1949 में। ऑप्शन सी सही है। आरबीआई एक की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, और आरबीआई अधिनियम आई थी कब? 1934 में। और किंतु उनकी जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय विषय निम्नलिखित में से क्या है? तो वह है आपकी एग्जाइल अप्रोच। ऑप्शन ए सही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? तो वह आपके सी 9.2%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो वो है आपके 3.9%। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र में 11.8% की वृद्धि हुई है। अब वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र में समग्र रूप से 8.4% की कमी आई है। वो है आपके ऑप्शन ए सही है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र रूप से 8.4% कमी आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयात निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2020-21 भारत के कुल निर्यात में 16.5% की बढ़ोतरी हुई। गलत। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की कुल आयात में 29.4% की बढ़ोतरी हुई थी। गलत है। इसके हिसाब से ऑप्शन डी होगा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत विदेशी बैंक नोट, विदेशी बैंक जमा के अलावा सोने के भंडार एडीआर और आईएमएफ के पास जमा विदेशी मुद्रा भंडार भी शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत विश्व का चौथा बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। इसके साथ दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020 और 21 और 22 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्धन में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रही है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार? तो है आपकी डी 18.8%। ईएमआई किसी खरीद अनिवार्यता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सभी केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकताओं का 25% एमएसएमई से क्रय करना आवश्यक है। दूसरा आपका है, सभी निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकताओं को 25% एमएसएमई क्रय करना आवश्यक है। इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही, बी गलत है। अगला क्वेश्चन आपका है, स्पर्मिंग संबंध शब्द का संबंध निम्नलिखित से किससे है? तो वह आपके मनी लॉन्ड्रिंग से। ऑप्शन सी सही है।
स्मर्फिंग एक मनी लॉन्ड्रिंग तकनीक है जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी की संरचना कोई छोटे लेन देन में शामिल किया जाता है। ऐसा धन का स्रोत छिपाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2021 में निम्नलिखित में से कितनी हो गई है? वो यहाँ पे 2.0, ऑप्शन बी सही है। क्योंकि साथ ही 5 वर्ष कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। संस्थागत जन्म में सुधार हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? वो है आपके 6.4%, ऑप्शन डी सही है। स्टार्टअप अप इकोसिस्टम में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? वो है आपके ऑप्शन ए, तृतीय। क्योंकि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। अगला क्वेश्चन है, वय वंदना योजना वय वंदन योजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी पेंशन योजना के रूप में शुरू की गई थी। इसे वित्तीय सेवा विभाग द्वारा मई 2017 से मार्च 2020 तक लागू किया गया है। वो है आपके ऑप्शन सी सही, मतलब दोनों। अगला क्वेश्चन आपका है, सहकार मित्र योजना संबंध किससे है? वो है आपका ए, सहकारी क्षेत्र के बारे में सीखने के लिए युवा पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप योजना। इसकी अवधि कितना होती है? 4 महीना होती है। और यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 12 जून 2020 को लाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, एक साइड आपका योजना, एक साइड आपका है उद्देश्य। एक साइड आपका योजना, एक साइड आपका है उद्देश्य। इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण सही है। आयुष्मान सहकार योजना स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे का निर्माण, ये भी सही है। मिशन सागर हिंद महासागर के देशों के लिए कोविड-19 राहत मिलता है, ये भी सही है। कुसुम योजना 13 से 19 वर्ष की बालिकाओं के लिए पोषण मिशन है, ये गलत है। क्योंकि कुसुम योजना का संबंध भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ाना है, ठीक। कुसुम योजना को किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसानों को सौर खेती का लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना को मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। दीक्षा के संबंध में लिखित कथनों से सही कौन सा है? यह एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच है जिसका उपयोग देश भर के शिक्षकों को छात्रों द्वारा दूरस्थ माध्यम से शिक्षा के लिए किया जा रहा है। यह एनसीईआरटी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में एक पहल है। यह दीक्षा भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसके हिसाब से ऑप्शन डी होगा, सभी सही है। क्योंकि वर्तमान में यह पूरे भारत में 18 से अधिक भाषाओं में एनसीईआरटी, सीबीएसई और एनसीईआरटी के विभिन्न पाठ्यक्रमों का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंकिंग क्या है? वो है आपके 135वां। 2021 में कितना था? तो 139। सबसे शांत देश कौन सा? आइसलैंड। और सबसे अशांत अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन आपका, ग्लोबल लिबरेटी इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इंडेक्स ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनियन (EIU)
द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है, तो ये सही है। इस सूची में भारत के 2 शहरों बेंगलुरु और मुंबई को क्रमशः 112 और 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका है गलत, इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इस सूची में भारत के 2 शहर दिल्ली और मुंबई को क्रमशः 112वां और 117वां स्थान मिला है। सर्वोच्च स्थान वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया को मिला है। सबसे नीचे 173वां स्थान दमिश्क, ये कहाँ पड़ता है? सीरिया को। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के 63 देशों में से भारत का स्थान क्या है? तो आपका है सी, 37वां। स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसमें कुल 63 देशों में भारत का स्थान 37वां रहा है। 2021 मार्च क्या था? तो 43। अगला क्वेश्चन आपका, जून 2022 में संपन्न विश्व का व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुआ है? वो है आपके जिनेवा, ऑप्शन ए में सही है। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिमंडल सम्मेलन जून 2022 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ था। इसका WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के वर्तमान CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? वो है आपके परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जोतों का औसत आकार कितना है? वो है आपका 29%, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में जोतों का औसत आकार 2011 की जनगणना के अनुसार 29%, जो कि 2001 में 41.1% था। कृषि श्रमिकों का प्रतिशत जो है 2001 के 24.8% से बढ़ाकर 2011 में 30.3% हो गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए वित्तीय बजट 2022-23 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? वो है आपके 100 करोड़, ऑप्शन बी सही, क्योंकि प्रयागराज 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी दर 182 रुपये प्रति दिवस से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो है आपके 201 रुपये। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मजदूरी दर 201 रुपये है। अगला क्वेश्चन आपका है, वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में संशोधित अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा GSDP का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो आपके 4.27%। उत्तर प्रदेश की बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना का संबंध किससे है? तो सोलर ट्रस्टी लाइटिंग से, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, योगी योजना 2022 संबंध निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? ये आपका है, इस योजना का उद्देश्य यूपी के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना है, तो सही है। इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं जरूरतमंद महिलाओं की मदद करना, ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकास के लिए समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करना शामिल है, ये भी सही। इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कन्या सुमंगला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा अधिकतम 3 लाख निर्धारित की गई है। इसमें जन्म से लेकर बेटी की स्नातक शिक्षा पूरी होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश
सरकार द्वारा देने का प्रावधान किया गया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। यदि परिवार ने किसी अनाथ बालिका को गोद लिया है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों दोनों को मिलाकर अधिकतम 2 बालिकों को लाभ होगा। पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? वो है आपका प्रथम, ऑप्शन बी सही है। क्योंकि पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। देश कुल पशुधन का 3.4% यूपी के पास है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है पूछता है, तो ये आपका है झांसी। उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ये आपके ग्रेटर नोएडा और आगरा दोनों में। इसके हिसाब से आपका सी सही है। भारत का पहला निर्यातक संवर्धन औद्योगिक पार्क जयपुर मतलब राजस्थान में बनाया गया। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वो है आपके लखनऊ में। इसकी स्थापना गन्ने के लिए विषय में उन्नत अनुसंधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तत्वाधान में कृषि मंत्रालय द्वारा की गई थी। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात तत्परता सूचकांक API 2021 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान निम्नलिखित में से क्या था? तो था आपका 6वां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो है आपकी गन्ना, ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस योजना में देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांव शामिल होंगे, सही है। इसके अंतर्गत गांव में आवासीय और पर्यटन केंद्र बनाए जाने का प्रावधान ये भी सही है। योजना में शामिल गांव में बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रावधान ये भी सही। इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश बजट 2022 और 23 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, सही है। इसे संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 26 मई 2022 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, ये भी सही है। बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हितग्राही परिवार को वर्ष में दो निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई, ये भी सही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियोग योजना के तहत 15,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके हिसाब से भी सही, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। मुख्यमंत्री संग्राम ग्राम विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश की रक्षा में शहीद हुए सेना और अर्धसैनिक बलों के सैनिक के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित करना, ये तो सही है। इन ग्रामों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ना और इन मार्गों का नाम शहीद पथ रखना, ये गलत होगा। इन ग्रामों में तोरण द्वारा तथा शहीद हुए सैनिकों की मूर्ति भी स्थापित करना, ये सही ऑप्शन सी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत इन ग्राम संपर्क मार्गों का नाम गौरव पथ होगा, न कि शहीद पथ। ठीक है, यह गौरव पथ होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये योजना 29 मई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लाई गई थी, सही है। यह कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चे से संबंधित योजना है जिनके माता पिता विदेशी
अभिभावक की मृत्यु 22 मार्च 2022 के बाद हुई थी, गलत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? वो है आपके ऑप्शन ए, वाराणसी में। राज्य और ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत 20 शहरों को सौर ऊर्जा के रूप में विकसित किया जाना है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? वो है आपके बागपत, सी ऑप्शन। बागपत शहर राज्य ऊर्जा नीति 2022 के सोलर सिटी में शामिल नहीं है। इसमें शामिल 20 शहर हैं: लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, मुजफ्फरपुर, मथुरा, अयोध्या, आजमगढ़ और मिर्जापुर। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? ये है आपके बी, नोएडा में। यह स्थान उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान आदि में लगा हुआ। यूपी सरकार ने जनवरी 2022 में दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धन राशि को 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो है आपका 1000 रुपये प्रति माह, ऑप्शन सी सही है। इसके लिए 2022 और 23 के बजट में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा पहल बैंक था जो विशुद्ध रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था? तो है कि अवध वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन ये सही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली भारत में जन्मी पहली महिला अर्थशास्त्री कौन है? वो है आपकी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी सही है। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ 2019 में IMF की मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। इससे पहले भारत में जन्मे रघुनाथ राजन भी IMF के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। पुरुष में पूछेगा तो कौन सा इसमें सही होगा? तो है आपके रघुराम राजन। और महिला पूछेगी तो आपका है गीता गोपीनाथ। भारत में प्रत्यक्ष कराधान सुधारों के जनक किसे कहा जाता है? वो है आपके डॉक्टर राजा चलैया। FMGC का पूरा नाम क्या है? तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसके हिसाब से आपका सी सही होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों पर मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है? कोई आपके 2021 से, ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंड वियना कॉन्फ्रेंस 1972 के साथ जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के लिए सबसे बड़ा आयातक देश निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? तो है ऑप्शन ए, चीन। भारत ने वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा आयात चीन से किया है। इसके बाद UAE, USA, स्विट्जरलैंड और सऊदी अरब और इराक। भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक किस वस्तु का निर्यात किया है? वो है आपके इंजीनियरिंग सामान, ऑप्शन ए। जब किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम की जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो है आपके अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में वृद्धि होगा, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि जब ब्याज दर घटती है तो नागरिक अपनी मुद्रा को बैंकों में नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उन्हें उच्च रिटर्न नहीं मिलेगा। एरो में नागरिक अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह या निवेश व्यय करते हैं। तो दोस्तों, आज का टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले टेस्ट सीरीज अगले वीडियो में लाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब
जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं।